बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू सोनीदीप क्लासेस। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो बात करते हैं बेटा ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस की। सबसे पहले बेटा ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस क्या है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या करा, आपके मैटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा उसने, ठीक है। और उसकी जो एडवांटेजेस थी उनके अंदर क्या था कि उसने 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करा। वो 4 लॉ कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो हमारे 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, इनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन करा। लेकिन जो हमारा 5वां जो लॉ था, जो हमारा 5th लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस था, गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, उस लॉ को एक्सप्लेन करने में हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाकामयाब रही। तो जो हमारे ब्रिजिलियस सर थे, इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस को कोरिलेट करने की कोशिश करी। और जब वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही, क्या कि जो आपकी डिफरेंट गैसेस हैं उनकी वॉल्यूम्स और उनके अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। और उन्होंने इस रिलेशनशिप को अपनी हाइपोथेसिस के अंदर बताया। और क्या कहा उन्होंने? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मींस अगर हम जो हमारी गैसेज है, अलग अलग गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, अगर हम उन सभी गैसेज को सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस के ऊपर उनकी इक्वल वॉल्यूम्स लें तो क्या होगा, उन इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी मैं मान लेता हूं, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 गैस मैंने मान ली। मैंने ये 3 गैसेस की 1 लीटर वॉल्यूम लिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर। मतलब आप मान लो टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की 1 लीटर वॉल्यूम ली। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस क्या कहता है, वो ये कहता है इन तीनों की मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ली, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पर। तो वो ये कहता है कि मान लो अगर इसके अंदर मैंने मान लिया 10 की पावर 6 एटम्स हैं, ठीक है, 10 की पावर 6 एटम है, या आप सिंपल सा वैसे लिख लेते हैं 1 लाख एटम है। कितने एटम्स हैं? इसकी 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लाख एटम्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी 1 लीटर वॉल्यूम है, इसमें भी 1 लाख होने चाहिए और इसमें भी 1 लाख होने चाहिए। ये कहता है हमारा ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस। सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर अगर डिफरेंट गैसेस की इक्वल वॉल्यूम्स लेंगे तो उनके अंदर जो उनके एटम होंगे उनकी संख्या भी क्या होगी, एक समान होगी। ये जो है आपका ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करके एक्सप्लेन करने की। तो हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर रिएक्ट होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों के आधार पर हमने क्या पता लगाया कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन को अगर 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन, और ये दोनों मिलके 2 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। अब इसके ऊपर हम ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू
ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस, ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस क्या है भाई, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हमने मान लिया वन वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, n नंबर ऑफ एटम मान लिए कि इसके अंदर n नंबर ऑफ एटम है। तो इसकी एक वॉल्यूम में n, तो इसकी एक वॉल्यूम में भी n होंगे। और यहां पर दो वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। समान आयतन गैस का जो समान आयतन है, समान परमाणु, समान एटम उसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो एक वॉल्यूम में n थे तो दो वॉल्यूम में 2n होंगे। तो यहां पर हम 2n लिख देते हैं। एक एक एटम के ऊपर लेके आते हैं, इन सभी को 2n से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 एटम, 1/2 एटम और 1 एटम। ये चीज हो गई। तो यानी यहां पर हमें क्या पता चला, यहां पर हमें यह पता चला हाफ एटम हाइड्रोजन का, हाफ एटम क्लोरीन का एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड एटम जो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाते हैं। अब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक बात कही है क्या, कि जो एटम है हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को तोड़ नहीं सकते। लेकिन यहां पर हाफ एटम आ रहा है, फ्रैक्शनल एटम आ रहा है, मतलब एटम टूट गया। तो बेटा हम यहां पे क्या कह सकते हैं, हम यहां पे कह सकते हैं वन कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड is formed by combination of half atom of hydrogen and half atom of chlorine. This shows that fraction of atoms are involved in this reaction which is against Dalton's atomic theory. Therefore this hypothesis was रिजेक्टेड। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया भाई यहां पर हाफ एटम हाइड्रोजन का, हाफ एटम क्लोरीन का मिलके वन कंपाउंड एटम हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो आपका एटम है उसका वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस यहाँ पर तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो हाफ हाफ एटम है वो मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड का वन कंपाउंड एटम है। मींस ये जो बात है ये अगेंस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। तो ऐसे करके जो आपका ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस था वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस फेल हो गया। उसके फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था, उसने मैटर के अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में स्टडी नहीं करा, डिस्कस नहीं करा, इसलिए जो है उसका हाइपोथेसिस फेल हो गया। उसके बाद एक इटालियन साइंटिस्ट आए जिनका नाम अवोगैड्रो था। उन्होंने सबसे पहले मैटर के अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में सर्च करी और उन्होंने कहा कि जो आपका मैटर है उसके दो प्रकार के अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम्स हैं, एटम्स के बारे में उन्होंने कहा ये आपके मैटर का या एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और सबसे छोटा पार्टिकल आपका एटम है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बात आती है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल का है, मॉलिक्यूल जो है आपके सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में फर्क क्या है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में फर्क ये है कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है और जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है। कि आपके एटम और मॉलिक्यूल जो है आपके मैटर के अल्टीमेट पार्टिकल्स थे। तो अल्टीमेट पार्टिकल का डिस्कशन करने के बाद फिर जो हमारे अवोगैड्रो साहब थे उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ब्रिजिलियस ने कहा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। लेकिन अवोगैड्रो साहब ने कहा कि जो अल्टीमेट पार्टिकल है मॉलिक्यूल है, तो उन्होंने एटम की जगह क्या कर दिया, मॉलिक्यूल कर दिया। मतलब जो गैसेस है लगभग मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure। मतलब उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ना कि एटम।
चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। वही जो पीछे हमने लिया था एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने उसमें भी देखा कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम क्लोरीन मिलके क्या करती हैं, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लिया 1 वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी n ही होंगे। इसमें कितने होंगे, डबल है तो 2n हो जाएंगे। 2n से डिवाइड करते हैं, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारा 1/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये भी आपका 1/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या पता चलता है कि हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का मिलके हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं। अब यहां पर हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हमें पता है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। हमने इसको हाफ कर दिया तो क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से जो क्लोरीन है, इसके एक मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन के 2 एटम होते हैं, हाफ कर दिया तो मतलब क्लोरीन का 1 एटम हो गया। तो यहां पर भी आप लिख सकते हो 1 एटम ऑफ क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की भी वॉयलेशन नहीं हुई, यहां पर हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट 1 मॉलिक्यूल of a hydrogen chloride is formed by combination of half molecule of hydrogen and half molecule of chlorine। ठीक है, अब यहां पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का मतलब क्या है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये जो था हमारे अवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने वॉल्यूम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। अब जो आपका अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, इसकी एप्लीकेशंस आती हैं बेटा। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में सबसे पहली उसकी एप्लीकेशंस आती हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। जो आपके एलिमेंट्री गैसेस हैं उनकी जो है हम एटॉमिसिटी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि एटॉमिसिटी है क्या। एटॉमिसिटी क्या है बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ये उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। नाउ चलिए एटॉमिसिटी कैलकुलेट करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो हमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं, चलिए लेट अस कैलकुलेट let us calculate atomicity of oxygen by considering the following chemical reaction या following reaction। वो क्या है आपका, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर वेपर्स। ये हमने जो है केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर ली। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर बनाते हैं।
तो हम कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम जो है वाटर वेपर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होगा, 2 वॉल्यूम यानी 2n मॉलिक्यूल्स, 1 वॉल्यूम यानी n मॉलिक्यूल्स और 2 वॉल्यूम्स मतलब 2n मॉलिक्यूल्स। 2n से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका 1 मॉलिक्यूल, ये क्या आएगा आपका हाफ मॉलिक्यूल, और यहां पर ये वापस क्या आ जाएगा आपका 1 मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर क्या है, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलके वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें यह पता चलता है कि वाटर के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 molecule of water contain half molecule of oxygen, and we know that क्या 1 molecule of water contain 1 atom of oxygen, H2O। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 2 को आप उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, तो ये जो है हम ऐसे करके हमारी कोई भी जो एलिमेंट्री गैसेज हैं उनके एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी एप्लीकेशन आती है, टू फाइंड आउट दी रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड molecular mass of a गैस। कोई भी आपकी जो पर्टिकुलर गैस है उसकी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशनशिप है। तो वी नो दैट क्या है बेटा, कोई भी जो आपकी गैस है उसकी वेपर डेंसिटी किसके बराबर होगी, जो आपकी गैस की डेंसिटी है उसको हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगी, उस गैस की वेपर डेंसिटी आ जाएगी। और कोई भी जो डेंसिटी है गैस की वो क्या होती है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी।
कोई भी जो आपकी गैस है उसकी किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो मास होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो क्या कहलाएगी, उस गैस की डेंसिटी कहलाएगी। हमने पढ़ा है डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सर्टेन वॉल्यूम का जो मास होगा वो उस गैस की क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इसी तरीके से हम नीचे भी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हम करते हैं, तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम, यहां पर ध्यान रहे दोनों का हमें वॉल्यूम सेम लेंगे, इसकी जितनी पर्टिकुलर वॉल्यूम ली है उतनी वॉल्यूम हम यहां पर हाइड्रोजन की लेंगे। तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP हो गया ना। अब क्या है भाई, अब हमने सर्टेन वॉल्यूम ली है, हमने सर्टेन वॉल्यूम में मान लिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट STP, और दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो इसके अंदर n मॉलिक्यूल तो इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल, तो लिख दो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एट STP हो गया। n मॉलिक्यूल कैंसिल आउट, एक एक मॉलिक्यूल कर ले इसका, तो आप कर लो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट STP, और ऐसे ही मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 एट STP, ये हो गया। अब हमें पता है जो गैस का एक मॉलिक्यूल है उसका मास क्या कहलाता है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, दो होता है। तो सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो आपकी वेपर डेंसिटी है गैस की वो किसके बराबर आ गई, वो बराबर आ गई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 को इधर ले आएंगे, तो 100 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस किसके बराबर आ गया, Q2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये क्या है बेटा, ये आपकी रिलेशनशिप आ गई बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। तो कोई भी आपकी जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, 2 इंटू उस गैस की वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशनशिप आ गया। इसी तरीके से जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, अब आपकी थर्ड एप्लीकेशन आती है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो हमारी से पहले वाली जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारी गैस का वी नो दैट, अभी अभी हमने पढ़ा क्या है, जो हमारी गैस का मॉलिक्यूलर मास है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस होता है। वेपर डेंसिटी क्या होती है हमें पता है, तो हम लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। नाउ अब क्या है, 2 इंटू डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और नीचे हाइड्रोजन के लिए भी यही लिख देते हैं मास ऑफ सेम वॉल्यूम
ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी हो गया। अब यहां पर हमने सर्टेन वॉल्यूम में पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे, अब यहां पर हम वॉल्यूम लेंगे और वो वॉल्यूम हम 1 लीटर ले लेते हैं। तो यानी क्या लिख दे, 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब यहां पर हमने क्या करा, हमने यहां पर जो सर्टेन वॉल्यूम है वो कितनी है वो हमने ले ली, 1 लीटर और 1 लीटर दोनों जगह हमने 1 लीटर ले लिया। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारी मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2, अब ये जो कोई भी पर्टिकुलर पता नहीं कौन सी गैस है, लेकिन यहां पर साफ दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन की 1 लीटर वॉल्यूम का क्या मास होता है वो हम यहां पर रख दें, तो रख दो 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, और जो आपकी हाइड्रोजन है उसका जो 1 लीटर वॉल्यूम का जो मास है एसटीपी के ऊपर वो आपका होता है 0.089 ग्राम। रख दिया हमने, ओके। नाउ क्या आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले आए तो 2/0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो भाई 2/0.089 जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपका आएगा 22.4, ठीक है, इंटू मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। 22.4 को 1 से गुणा कर सकते हैं, कर दो, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और ये किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास के, किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के। तो ये बेटा आपके गैस के वॉल्यूम और उसके मॉलिक्यूलर मास में रिलेशनशिप आ गया। क्या रिलेशनशिप आया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम अगर हम किसी भी गैस का लेंगे तो उसका जो मास है वो किसके बराबर होगा, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो ये जो है रिलेशनशिप आ गई मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस के बीच में। तो आप यहां पर लिख सकते हो, so the mass of 22.4 liter volume of a gas at standard temperature pressure is equal to its molecular mass। ठीक है, तो ये जो था हमारा अवोगाड्रो लॉ और उसकी एप्लीकेशंस थी। ठीक है, थैंक यू।